हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीव जनन कैसे करते हैं इस अध्याय को जारी रखेंगे और इसका भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जनन क्या होता है और हमने जनन का एक प्रकार अलैंगिक जनन को समझा था। इस वीडियो में हम जनन का दूसरा प्रकार लैंगिक जनन को समझेंगे और साथ ही में हम जानेंगे कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंगिक जनन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अब दोस्तों, लैंगिक जनन के लिए दो एकल जीवों की जरूरत होती है जिसके बाद संतति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए एकल मुर्गी नए चूजों को उत्पन्न नहीं कर सकती है। यहाँ पर भी दोनों जीवों की जरूरत पड़ती है, नर और मादा की। ऐसे ही हम मानवों में भी होता है जिसमें कि नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के लिए, और इन दोनों की भागीदारी से एक नई संतति उत्पन्न होती है। आइए अब लैंगिक जनन की परिभाषा समझ लेते हैं। लैंगिक जनन तब होता है जब पुरुष जनक से शुक्राणु महिला जनक के अंडाणु को निषेचित कर एक संतान का उत्पादन करता है जो कि आनुवंशिक रूप से दोनों जनकों से अलग होता है। और दोस्तों, हमने इससे पिछली वीडियो में एक और बात पर चर्चा करी थी कि जनन की प्रक्रिया के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है, और ये जो नई डीएनए की प्रतिकृति होती है ये अपने जनक डीएनए के समान नहीं होती है, ये एकदम समरूप नहीं होती है उसके। इसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, और ये जो विभिन्नताएं होती है इसकी वजह से विविधताएं होती है, और ये किसी प्रजाति की उत्तरजीविता के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये जो जनन की विधि है लैंगिक जनन, ये ज्यादा अच्छी है क्योंकि इससे विविधताएं ज्यादा होती हैं जिससे कि उत्तरजीविता ज्यादा होगी। अब दोस्तों, ये जो डीएनए कॉपी करने की प्रक्रिया है, ये जो डीएनए प्रतिकृति करने की प्रक्रिया है जिसमें कि डीएनए की प्रतिकृति बनती है, ये एकदम यथार्थ तो नहीं होती है, लेकिन ये इतनी सही तो होती है कि जो नई कोशिका बनेगी उसकी मृत्यु ना हो। क्योंकि अगर डीएनए कॉपी अपने जनक डीएनए से बहुत ज्यादा अलग होगी तो ये नई कोशिका और उनकी संरचनाओं के साथ काम नहीं कर पाएगी जिससे कि कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भाग्य से ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ विभिन्नताएं जरूर होती है। और दोस्तों, लैंगिक जनन विविधता की प्रक्रिया को तेज कर देता है क्योंकि इसमें दो जनकों की आनुवंशिक सामग्री से एक नए जीव का उत्पादन होता है, तो ज्यादा विविधता तो होगी ही। उदाहरण के लिए हम मानवों में जो कि द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित का यहाँ पर मतलब है कि इनमें गुणसूत्र के जोड़े होते हैं और कुल 46 गुणसूत्र इनमें होते हैं। नर मानव जनक कोशिकाएं शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है जिसके पास 23 गुणसूत्र होते हैं, आधे गुणसूत्र। और मादा मानव अंडाणु जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करती है और ये भी अगुणित होता है, यानी कि इनके पास भी 23 गुणसूत्र होते हैं। और ये दोनों जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न होते हैं जिसको हम अंग्रेजी में मयोसिस कहते हैं। तो ये बात आप सभी दोस्तों को याद रखनी है। और फिर जब निषेचन होता है तब इनके क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र जिनमें कि आनुवंशिक सामग्री होती है उनका संलयन होता है जिससे कि द्विगुणित युग्मनज बनता है जिसके पास फिर से 46 गुणसूत्र हो जाते हैं, 23 नर से और 23 मादा से। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से पढ़ेंगे। आइए अब पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन को समझते हैं। अब दोस्तों, पौधों में लैंगिक जनन पुष्प की सहायता से होता है, और पुष्प के कुछ भाग हैं जैसे कि वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, अंडाशय, परागकोश, तंतु, दल, बाह्य दल। अब यहाँ पर जो वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और ये अंडाशय है, ये मादा जनन अंग के हिस्से हैं जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और दूसरी ओर
परागकोश और तंतु ये पुंकेसर जो कि नर जनन अंग है, ये उनके हिस्से हैं। इन दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम पुंकेसर, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर परागकोश होता है जिसमें कि परागकण होते हैं जो कि नर युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पर तंतु होता है जो कि लंबा, पतला और डंठल नुमा होता है, और ये परागकोश को सहारा देता है और पुष्प से इसको जोड़ता है। आइए अब स्त्री केसर, जिसे हम अंग्रेजी में कार्पल या पिस्टिल कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो वृत्तिकाग्र होती है, ये शीर्ष वाला भाग है इसका, जो कि चिपचिपा होता है, और यहाँ पर परागकण आता है, यहाँ पर वो लैंड करता है। इसका मध्य भाग होता है वृत्तिका, और इसका नीचे वाला भाग होता है अंडाशय, जो कि उभरा फूला हुआ भाग है, और इसमें बीजांड होता है, और यहाँ पर निषेचन भी होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्रोकस पुष्प का स्टिग्मा यानी कि वृत्तिकाग्र को मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और एक लिंगी पुष्प को समझ लेते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, उन्हें हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक होगा तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। उदाहरण है इसका पपीते का पुष्प और तरबूज का पुष्प। अब हम उभयलिंगी पुष्प को समझ लेते हैं। इन पुष्पों में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो जिन पुष्पों में दोनों जननांग उपस्थित होंगे उन्हें हम उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। इसका उदाहरण है गुड़हल का पुष्प और सरसों का पुष्प। अब दोस्तों हम परागण यानी कि पॉलिनेशन को समझेंगे। पराग कणों का परागकोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागण कहा जाता है। और ये जो परागण है ये दो प्रकार का होता है, तो अब हम उसको बात करेंगे। एक ही पुष्पों में परागकोश से वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है। और अगर एक ही प्रजाति के भिन्न पादपों में परागकोश से भिन्न पादपों के वृत्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण परपरागण कहलाता है। तो ये इसके दोनों प्रकार हो गए। अब हम पुष्पी पौधों के निषेचन की प्रक्रिया को समझेंगे। इसमें द्वि निषेचन होता है। इसको हम द्वि निषेचन क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक बीजांड है और यहाँ पर प्रतिव्यसांत कोशिकाएं होती है, यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, और यहाँ पर एक अंड कोशिका जिसे मैंने लाल रंग से यहाँ पर दर्शाया हुआ है, और दो सहायक कोशिकाएं होती हैं। अब पुंकेसर से पराग कण का स्त्री केसर तक जाना ही द्वि निषेचन को संभव कर पाता है। पराग कण के पास दो कोशिकाएं होती हैं, कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब सेल, और एक जनन कोशिका होती है। अब परागण की मदद से परागकण स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र ट्यूब सेल परागकण नली बनाता है, और जनन कोशिका भी इसके साथ साथ आने लगती है। और थोड़ी देर पहले ही जनन कोशिका माइटोसिस से विभाजित होकर दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। बीजांड तक परागकण नली पहुंचती है और नर युग्मकों को इसके अंदर छोड़ देती है। पहला नर युग्मक अंड से संगलित होकर जायगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से जाकर मिल जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करेगा, जो कि बाद में भ्रूणपोष बनाएगा, जो कि भ्रूण को पोषण देगा। और दोस्तों यहाँ पर दो बार निषेचन हुआ है, इसलिए हम इसे द्वि निषेचन कहते हैं।
और फिर निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है। कुछ ऐसे अंडाशय फल में और बीजांड बीज में बदल जाता है। और फिर जो ये बीज होगा ये अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण की प्रक्रिया से अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। तो पुष्पी पौधों में कुछ ऐसे लैंगिक जनन होता है। इस वीडियो में हमने लैंगिक जनन को समझा, जिसमें कि हमने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को विस्तार से समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 विषय को खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम मानव में लैंगिक जनन को समझेंगे। धन्यवाद।